फेडरलिज्म के टॉपिक के स्कॉलरली लेवल के एनालिसिस को हम करेंगे। देखिए, जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसको बेस्ट अंडरस्टैंड हम ऐसे करते हैं कि इट इज़ एन इवॉल्विंग बैलेंस बिटवीन एक जगह पर जहाँ पर हम कहते हैं सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, और दूसरी जगह पर प्लूरलाइजिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक्सटेंसिव लेवल पर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, इमरजेंसी पावर्स हैं यूनियन के साइड पे, फॉलोड बाय दैट की जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में यूनियन को दी गई हैं खास करके। और इसी तरीके से जो पार्लियामेंट है उसको अथॉरिटी भी दी गई है आर्टिकल 2 और 3 के तहत कि वो ऑल्टर कर सकता है यूनियन के मैप को भी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्कॉलर केसी वेयर जो है, केसी वेयर ने ये बात बोली कि इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल सिस्टम। अर्ली डेकेड्स में अगर हम देखें तो डोमिनेंस था एक सिंगल पार्टी सिस्टम का। एक्सटेंसिव लेवल पर सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। लेकिन इसी दौरान बार बार आर्टिकल 356 का मिसयूज करके जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी कि देर इज अ यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना ये है कि इंडिया की जो फेडरेशन है उसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। सेंटर और स्टेट जो है वो रूल को शेयर करते हैं कॉन्करेंट लेजिस्लेशन के तहत। बहुत सारे एरियाज में वो कहते हैं कि जॉइंट स्कीम्स एंड फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस भी है। और स्टेट्स भी बहुत सारे एरियाज में डे टू डे लेवल पर ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जब से डिक्लाइन हुआ है कांग्रेस सिस्टम का और कोलिशन गवर्नमेंट्स का जब से हमने राइज देखा है, तब से रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस जो है वो यूनियन लेवल पर बढ़ा है। और इसकी वजह से एक फेज आया है जिसको आज की डेट में वो कहते हैं कोलिशन फेडरलिज्म। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर सुभाष कश्यप का मानना ये है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की,
तो इसने क्या करा है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लेयर्स को ऐड करा है। और इसकी वजह से स्टेट्स आज की डेट में क्या करते हैं, लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो हैं उनको सीक करते हैं। जो अभी रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि जीएसटी टाइप के, ये रिफॉर्म्स ने फिर से रिन्यूड पुश किया है टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ। तो एक चीज तो क्लियर है कि आज की डेट में इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा एवोल्यूशनरी इस नजरिए से देखने को मिला है। इसी केस में आप देखिए कि एमपी सिंह और बलवीर अरोड़ा जो हैं, उनका मानना ये है कि आज की डेट में इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो में हम ऑब्जर्व करते हैं मल्टी लेवल फेडरलिज्म। वो कहते हैं मल्टी लेवल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जहां पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन साइक्लिकल होती है। और वो साइक्लिकल होती है, डिपेंड करता है पार्टी सिस्टम पे भी और रीजनल पॉलिटिक्स पे भी। लेकिन अल्फ्रेड स्टेफन कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं होल्डिंग टुगेदर द फेडरेशन। यानी कि वो ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बेसिकली हैविंग अ सिनेरियो कि जहाँ पर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं वो कलेक्टिवली टुगेदर आए, हम क्या कर रहे हैं रादर की डाइवर्सिटी को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, नर्चर नहीं कर रहे। नर्चर नहीं कर रहे का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस यूनिट जो हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, हम उनको बेसिकली एक शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल के नज़रिए से नहीं देख रहे। हम सिर्फ उनको इतना देख रहे हैं कि बस ठीक है, आप डाइवर्स हो, आप अलग हो, तो आप जो है सेसेशनिज्म ना करो, आप जो है यूनियन का हिस्सा बने रहो। पर कहीं पर भी वो ये कहते हैं कि इंडिया के केस में मैंने जो है एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया कि फेडरल एम्पावरमेंट होते हुए नहीं देखा। और यही चीज को इवेंचुअली अगर हम देखें तो लुई टेलिन ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हुए बोला इंडिया के केस में कि इंडिया में फिर हम इस केस में ये देखते हैं कि स्टेट्स यहाँ पर जो है सिर्फ आज की डेट में टेरिटोरियली रिस्पॉन्सिव है इंडिया में। नथिंग बियॉन्ड बीइंग टेरिटोरियली रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें चीजें इस तरीके से इंश्योर करनी है कि टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिवनेस से एक सेल्फ रूल की ओर भी जो है हम आगे कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश करें। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं फेडरलिज्म को लेके। कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कोलिशन, क्वाजी फेडरल, मल्टी लेवल फेडरलिज्म। अलग अलग नजरियों से हम चीजों को यहाँ पर पहली बात तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस नजरिए से फेडरलिज्म के डिबेट को हमने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करी। दूसरा ये कहना अब गलत नहीं होगा कि इंडिया का जो फेडरल डिजाइन है, उस फेडरल डिजाइन में एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स का, और इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स का। ये दोनों जो हैं आज की डेट में सेंटर और स्टेट को और इंटर स्टेट रिलेशंस को मैनेज करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स की, जो आज इनविसाज किए गए हैं इंडिया में आर्टिकल 263 के तहत,
1990 में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने। इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और कुछ यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। इसका मैंडेट होता है कि ये सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो हैं उनको डिस्कस करें, इंक्वायर करें खास करके कि किस तरीके से, और एडवाइस करें इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को लेके, और रेकमेंड करेंगे मेजर कोऑर्डिनेशन को लेके। तो यहाँ पर आज की डेट में इनका एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लिमिट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन को इन्विसार्ज करने के लिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि लिमिट हो जाता है कोऑपरेशन इन्विसार्ज करने के लिए? क्योंकि देखो यहाँ पर एक डिस्कशन फोरम है। इस डिस्कशन फोरम ऑफ इंडिया, ये इंटरस्टेट काउंसिल्स के बियॉन्ड यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल लेवल पर भी फोरम्स हैं, जैसे कि जोनल काउंसिल्स भी हैं, इंटरस्टेट कमिटीज भी हैं, सेक्टोरल बोर्ड्स भी हैं। ये भी आज की डेट में रूटीन प्लेटफॉर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के। लेकिन आज की डेट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जितना भी इंस्टीट्यूशनल टूलकिट है, कहीं ना कहीं इन सब होने के बावजूद भी जो इंटरस्टेट फ्रिक्शंस हैं वो परसिस्ट करते हैं। और क्योंकि इंटरस्टेट फ्रिक्शंस परसिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आज की डेट में सारा गेम पॉलिटिकल विल और किस फ्रीक्वेंसी का एंगेजमेंट होगा उस पे आकर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मियरली सिर्फ फॉर्मल डिजाइन का होना सफिशिएंट कंडीशन फॉर दैट मैटर नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ों के बावजूद भी जो है ग्राउंड लेवल पर चीज़ें हमें, फ्रिक्शन जो है खास करके इंटरस्टेट कमीशन के बीच में, स्टेट्स के बीच में जो है, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होता हुआ दिखे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं खास करके इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड एज वेरियस कमीशंस। तो देखो, यहाँ पर जो ये कमीशंस की हमने अभी बात करी, फोरम्स की हमने जो बात करी, इन केसेस में हमने एक चीज बड़ी पेक्यूलियर देखी है। यहाँ पर आज की डेट में सरकारिया कमीशन जो है वो ये बात बोलती है कि देखो ऐसा है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं फेडरल कंसल्टेशन को लेकर। लेकिन सरकारिया कमीशन ने ये बात बोली कि इनके बावजूद भी आज की डेट में क्या है, रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती, प्रायर कंसल्टेशंस नहीं होते, इनकी रिपोर्ट्स का प्रयोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं होता। तो ये सिर्फ नाम की रह गई है। इस रीजन से पूंची कमीशन ने आगे जाकर ये रेकमेंड किया कि इंटरस्टेट काउंसिल्स जो हैं उनको अच्छे से हमें एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, ताकि ये एक परमानेंट लेवल पर और एक एम्पावर्ड बॉडी बन पाए सेंटर स्टेट डायलॉग की। वो चीज़ लेकिन होते हुए नहीं दिख रही। एमपी सिंह और रेखा सक्सेना जो दो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि डिस्पाइट ये पूंची कमीशन और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के भी आज की डेट में भी इंटरस्टेट काउंसिल्स इनफॉर्मल और एडहॉक मैकेनिज्म्स ही बनकर रह गए हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस इवेंचुअली ये हुआ है कि जो हमारी फेडरल कॉन्वर्सेशन है, ये पॉइंट याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्वर्सेशन जो है इवेंचुअली वो फ्रैगमेंट हो गई है। और क्योंकि वो फ्रैगमेंट हो गई है तो
आज की डेट में गुड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है रेगुलर यूज की, ट्रस्ट की और इन्फोर्समेंट की। इस चीज की आवश्यकता है। तो ये चीज यहां पर इन्होंने बोलने की पहली बात तो कोशिश करी। सिमिलरली ये डिबेट हमें लेके जाता है आज की डेट में, जब हम बात करते हैं खास करके डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक कल्चरल क्लेम्स या रीजनलिज्म का। तो रीजनलिज्म के केस में अगर हम देखें तो यार उसका सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? अनइवन डेवलपमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये चीजें आज की डेट में एथनिक सेपरेटिज्म को बढ़ाती हैं, और इससे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अफेक्ट होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में डीडी बासु एमपी सिंह बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए हमें एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और इस कल्चर को ही हमें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सुमंता बनर्जी और रजत गांगुली जो दो स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के केस में जितना भी एथनिक सेपरेटिज्म इंडिया ने देखा, इस सेपरेटिज्म में जिस प्रकार की आइडेंटिटी ग्रीवेंसेस ओवर डेवलपमेंट थे, और जो स्टेट का रिस्पॉन्सेज थे, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो क्लियर है कि सेपरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अकोमोडेशन से ही टैकल हो पाया। तो अगर वो अकोमोडेशन से टैकल हो पाया तो उनका मानना ये है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हैं, जो ऊपर डीडी वासु एमपी सिंह के केस में हमने यहाँ पर बोला, ये एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन का कल्चर वो क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो इस नज़रिए से इन लोगों ने सबने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया।